चलो, आज लेक्चर नंबर 7 है। 6 तक हो गया अपना। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग कर लेते हैं सीएफएसई कैलकुलेशन करते हैं आपका टेट्राहेड्रल के लिए। अभी हमने लास्ट क्लास में किसके लिए किया था? ऑक्टाहेड्रल के लिए किया था। और ऑक्टाहेड्रल में आपको D1 to D10 जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपको सीएफएसई निकाल के देखनी है। होमवर्क क्वेश्चन है ये, होमवर्क लिख लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे मैं पूछूंगी D1 to D10 कॉन्फ़िगरेशन। D1 to D10 कॉन्फ़िगरेशन में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है आपको। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों के लिए कैलकुलेट करना है। और ये नेक्स्ट क्लास के लिए आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है, आप करके आएंगे। हाँ बच्चे, D1 to D10 सारे के लिए कल मैंने आपको 1 या 2 सिखाए थे ना, D5 और D7 शायद सिखाया था। तो बाकी सबके लिए आप निकाल के देखेंगे ना, तरीका तो सीख ही गए हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड अगर होते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं सीएफएसई निकालेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखेंगे इन टेट्राहेड्रल फील्ड। किसमें देख रहे हैं हम लोग? टेट्राहेड्रल फील्ड में। अगर लिगेंड आता है टेट्राहेड्रली तो किस तरीके से 4 लिगेंड अगर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो 4 लिगेंड आते हैं। और 4 लिगेंड अगर टेट्राहेड्रल फील्ड में है, स्क्वायर प्लेनर नहीं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें क्या सिचुएशन बनेगी? ठीक है, अब ध्यान से देखो। वहां पे हमने बात करी थी, सेम उसी तरीके की बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे हमने बात करी थी कि डी के ऑर्बिटल से dxy, dyz, dxz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है आपका dz स्क्वायर, यही थे। ये दोनों जो थे ऑर्बिटल्स, ये आपके होते हैं अलोंग द एक्सिस। कैसे होते हैं ये? अलोंग द एक्सिस। इनके लोब xy में होते हैं, इनका लोब z में होता है ना। अब जब हम बात करें, अब हम लोग बात करें अगर टेट्राहेड्रल फील्ड की, तो टेट्राहेड्रल फील्ड कुछ इस तरीके से होगी। टेट्राहेड्रल मतलब लिगेंड यहाँ पे है आपका सेंट्रल मेटल और यहाँ पे आ रहा है आपका लिगेंड अटैक करने के लिए। लिगेंड अटैक करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो लिगेंड अगर टेट्राहेड्रली अटैक करने के लिए आता है तो वो एक्सिस के अलोंग नहीं आता। एक्सिस के अलोंग नहीं आता है। वो किसके अलोंग आएगा? एक्सिस के बीच से आएगा, लगभग लगभग अप्रॉक्स। वो एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, एक्सिस के बीच, मतलब जो 45 डिग्री के एंगल पे ये एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड थी, इनके अलोंग आएगा। तो अगर इनके अलोंग आएगा, ये कितने पे थे? ये 45 डिग्री के एंगल पे थे। तो अब की बार जब टेट्राहेड्रल फील्ड में लिगेंड आता है तो इनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगता है। इनके ऊपर रिपल्शन क्या होता है? हाई। इनके ऊपर रिपल्शन क्या लगता है? ज्यादा लगता है। इनके ऊपर रिपल्शन क्या होगा? कम होगा, है ना। बात तो यही हो रही है ना कि सेंट्रल मेटल के पास d ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, और लिगेंड भी क्या लेकर के आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है। तो इनके बीच हो रहा है रिपल्शन। उस रिपल्शन की वजह से कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे d जिसमें ज्यादा रिपल्शन और कुछ ऐसे होंगे जिसमें कम रिपल्शन लगेगा।
जिसमें ज्यादा रिपल्शन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, जिसमें कम रिपल्शन होगा उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी कम बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट अपोजिट चलेगा। अगर हम लोग देखें टेट्राहेड्रल फील्ड की, कल बात करी थी हमने, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में अगर देखो तो दो ऑर्बिटल्स ऐसे थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला और डी जेड स्क्वायर वाला, जिसको हमने ईजी नाम दिया था। उनकी एनर्जी ज्यादा बड़ी थी और इनकी भी बड़ी थी, लेकिन इनकी कम बड़ी थी, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड वाले की। लेकिन आपकी बार क्या होगा, अपोजिट केस चलेगा, यानी कि अब की बार जो एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी वो किसकी बढ़ेगी, ये मान लो 5 ऑर्बिटल है, ये आपका है कौन सा, डीजेनरेट वाली सिचुएशन, डीजेनरेट वाली सिचुएशन है ना, 5 ऑर्बिटल्स है। फिर उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा के हमने ले लिया एवरेज एनर्जी, जिसको हमने क्या नाम दिया था, बैरी सेंटर नाम दिया था ना। यहाँ पे पांचों की एनर्जी हो गई, इंटरेक्शन चालू हुआ, लिगेंड आने लगा, इंटरेक्शन चालू हुआ, आयन है क्योंकि बीच में पॉजिटिव चार्ज है और साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में फील्ड डेवलप होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन की वजह से थोड़ी थोड़ी एनर्जी बढ़ेगी, उसका अगर एवरेज ले लो तो उसको बोलोगे एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी हुई। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, कि दो सेट बनेंगे, दो सेट बन जाएंगे। अब की बार जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाला था उससे इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, उस पर रिपल्शन ज्यादा लगा, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। तो अब की बार ऊपर की तरफ आएगा T2। इसमें G नहीं लिखते हैं, है ना, G का मतलब एक सिमेट्री एलिमेंट से लेते हैं, वो बड़ी क्लासेस का मतलब टॉपिक है, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें G नहीं लिखते, इसमें क्या लिखेंगे, T2। क्या लिखेंगे इसमें, T2। तो अब की बार 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, जिसको नाम क्या देंगे, T2। और Eg की भी बढ़ेगी, लेकिन Eg की क्या होगी, कम बढ़ेगी, E लिखेंगे इसको, नॉट Eg। एक को लिख दिया आपने T2 और एक को क्या लिख दिया, E। टेट्राहेड्रल फील्ड में हम लोग सबको क्या लिखते थे, G लगा करके लिखते थे, यहाँ पे G नहीं लगेगा। अब इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको आप बोलोगे CFSE। किसकी CFSE है, ये टेट्राहेड्रल फील्ड की है, तो लिखोगे डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड। क्लियर है यहां तक का पॉइंट, बोले बच्चों, सेम उसी तरीके से, बस ऑर्बिटल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज। ऑर्बिटल की पोजीशन इसलिए चेंज हुई, तन्मय पूछ रहे हैं मैम ऑर्बिटल की पोजीशन चेंज क्यों हुई। देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये अलोंग द एक्सिस थे, ये जेड एक्सिस के अलोंग, ये एक्स स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है ना। तो पहली बार क्या हो रहा था, देखो फील्ड को समझो ध्यान से। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, आपकी नोट मत करना, नई स्लाइड पे बताते हैं ये चीजें। जैसे हमने बोला ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो सेंट्रल मेटल यहाँ पे है, लिगेंड या तो ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, या इधर से इस तरीके से, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हो तो आप किस तरीके से बना सकते हो, एक्स वाई जेड एक्सिस अगर बनाते हो तो इस तरीके से बना सकते हो, एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो, एक को जेड ले लो, है ना। तो इस केस में जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड थी तो सारे लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहे थे, मैक्सिमम लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहे थे। तो एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल होता है वो ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जेड के अलोंग होता है,
और इनके जो लोब होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। तो क्योंकि जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड थी तो लिगेंड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहे थे, तो एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल थे उनके साथ रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगा, उन्हीं से इंटरेक्शन हुआ है ना, उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी। तो उस केस में इन दोनों को नाम हमने ईजी दे दिया था और इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक, लेकिन दूसरा केस क्या है, सेंट्रल मेटल यहाँ पे है और टेट्राहेड्रल फील्ड है ना। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या केस होता है कि टेट्राहेड्रल जो फील्ड होगी उसमें एक्सिस के अलोंग लिगेंड नहीं आएंगे। जैसे मान लो ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, तो आएगा जो लिगेंड, ये एक्स और एक वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए ये, तो लिगेंड जो आएगा वो कहीं बीच से आएगा, है ना। लिगेंड जो आएगा वो कहां से आएगा, बीच से आएगा। तो अगर बीच से आ रहा है लिगेंड, एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है, एक्सिस पे दो ऑर्बिटल हैं, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला है और एक डी जेड स्क्वायर वाला है, तो अब तो उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा नहीं, लगेगा जरूर, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, और आपका जो ये है मेटल है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो लगेगा तो रिपल्सन फोर्स, लेकिन जो एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल है उन पे अब की बार कम लगेगा। और एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में लिगेंड क्योंकि लगभग लगभग एक्सिस के बीच से आ रहा है, तो अब की बार उन तीनों पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा। तो इसकी वजह से वो जो तीन ऑर्बिटल का सेट है अब की बार उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। उसमें जी नहीं लगाते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में, उसको नाम देंगे T2, और जो उसकी एनर्जी कम बढ़ेगी उसको हम क्या नाम देंगे, Eg। दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको बोल दोगे टेट्राहेड्रल फील्ड की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब ये जो बैरी सेंटर हमने माना था, इस पे एनर्जी हमने जीरो मान ली थी, इस पे एनर्जी क्या मान ली थी हमने, जीरो मान ली थी। पिछली बार हमने ऊपर की तरफ वैल्यू ले ली थी 0.6 डेल्टा ओ, ऊपर की तरफ क्या ली थी, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, और नीचे की तरफ माइनस 0.4 डेल्टा ओ लिया था ना। टेट्राहेड्रल फील्ड में ये वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मतलब ऊपर की वैल्यू ले लोगे 0.4 डेल्टा टी और नीचे की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.6 डेल्टा टी, लेकिन माइनस। बैरी सेंटर से नीचे जो एनर्जी होगी वो माइनस की होगी और इसमें होगी जो एनर्जी उसको क्या लोगे, प्लस। क्लियर है बात? यहाँ पे जो ऑर्बिटल है नीचे की तरफ जो आ रहे हैं वो कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर आ रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। क्लियर है बात? तो ये 0.6 ऊपर था पहले प्लस में और डेल्टा ओ था, अब यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया और 0.4 वैल्यू आ गई, यहाँ 0.6 आ गई, दोनों की अपोजिट याद रखेंगे। ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमने नहीं निकाली, साइंटिस्ट ने निकाला है ऑर्बिटल के हिसाब से। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है, लिगेंड कम्स इन बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में आ रहा है लिगेंड टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब निकाल लेंगे, अगर कोई सिस्टम आपको दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग और वीक में और निकालनी है तो टेट्राहेड्रल में, बोले बच्चों? निकाल लेंगे। एक रिलेशन और याद रखिए, आजकल पूछ रहे हैं,
डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ओ। अगर कोई सिस्टम है ऐसा, सेम सिस्टम ले लें, उसके लिए डेल्टा टी और डेल्टा ओ में रिलेशन निकालना है, तो क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल में अगर वो लिगेंड आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगी वैल्यू डेल्टा ओ की। हाँ तो ही कंपेयर करवाएंगे, सेम में ही तो कंपेयर करवाएंगे ना, अलग अलग में कैसे करवा पाएंगे। तो फिर देखेंगे कोई और फैक्टर लगेगा। अब करिए जरा इसमें कॉन्फ़िगरेशन करिए जरा, डी पहले D1 का करिए फिर D2 का करिए। एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लीजिए और एक बार वीक फील्ड ले लीजिए। D1 का करिए पहले कॉन्फ़िगरेशन, D1 का क्या बनाएंगे, D1 का पहले इलेक्ट्रॉन किस में आना है, देखिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन E में जाएगा, फिर किस में जाएगा, T2 में। यहाँ पे E है और यहाँ पे क्या है, T2। एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो इसमें भर देंगे। वीक फील्ड में भी सेम रहेगा, कोई दिक्कत आएगी क्या, वीक फील्ड में भी डबलिंग तो होनी नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी यही रहेगा, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों में। बोले बच्चों, कोई दिक्कत आएगी, D2 में बोलिए क्या हो सकता है, D2 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग में D2 में क्या होगा और इसमें क्या होगा, ये जी नहीं लगाएंगे हम, जी नहीं लगाना है टेट्राहेड्रल में। नहीं एक और पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर बस, और नहीं। D2 का क्या निकाल रहे हो स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग में तो पेयरिंग हो जाएगी ना E2 में, क्या कहते हो, पेयरिंग कब होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, लेकिन पेयरिंग तुरंत थोड़ी हो जाती है, पहले एक एक भरता है फिर डबलिंग होती है ना, पहले तो एक एक ही भरोगे ना, दो भर दिए तुमने, अब इसको पेयर अप थोड़ी करेगा ये, जब 3 कॉन्फ़िगरेशन होता तब आप पेयर अप करते। D2 में इसमें भी यही सिचुएशन होगी और इसमें भी यही होगी, सेम टू सेम। मान्या ने भेज दिया, बोले बच्चों ये बात समझ आई कि नहीं आई, क्यों मैंने ऐसा किया है, बोलो बच्चों। ये बात समझ में आई, D2 का कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों में क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी तो वो भी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, D2 की निकाल के बताइए दोनों में जरा, ऑनलाइन बच्चों को सब सुनाई दे रहा है, केवल E में ही तो इलेक्ट्रॉन है, E में ही तो है, और E के लिए क्या लिखते हैं,
माइनस का 0.6 लेते हैं ना। दोनों में सेम आएगा। दोनों में क्या आ जाएगा, यही तो आएगा, बाकी तो 0 ही है। इसमें भी यही आता है। पेयरिंग वेयरिंग तो हुई ही नहीं, तो कोई चक्कर नहीं है पेयरिंग का। बोले बच्चों, D3 की बात होगी तो क्या होगा, D3 का कॉन्फ़िगरेशन है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड है। सब लोग कर पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कर पा रहे हैं? D3 का लिखिए। D3 में E नीचे है और ये T2 आपका ऊपर है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले आपने 1 भरा फिर 2 भरा, है ना। अब 3 भर रहे हैं और लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहीं पे भर दें पहले। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा यहीं पे, ऊपर जाने नहीं देगा, पहले यहीं पे भर जाएंगे, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, E3 T2 0 ऐसे लिखोगे। हाँ 0 लिखना जरूरी है। और अगर वीक फील्ड है सब में लिखना है। अगर वीक फील्ड है तो क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने तो 1 2 एक ऊपर चला जाएगा। हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल थोड़ी, ये तो इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड में क्या हो गया, E में कितने 2 और T2 में कितने हैं 1। बोलो बच्चों, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? वेरोनिका क्लियर है, साक्षी, कात्यायनी, पलक, वैभव, प्रणव, तो CFSE निकाल दो D3 के लिए। निकाल लेंगे? बोलो, मुझे निकालने की जरूरत तो नहीं है। ये E3 के लिए क्या ले रहे थे, E के लिए हम लोग -1 कि +1, तो 3 इंटू -0.6 डेल्टा T, और ये भी तो है T, इसका तो 0 ही है। और पेयरिंग एनर्जी भी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि D3 का अगर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा, 1 2 3, नो पेयर, कोई पेयर है ही नहीं। और यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा पेयर बना दिया आपने, तो यहाँ पे एक पेयरिंग एनर्जी भी लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई पेयरिंग एनर्जी है ही नहीं, तो सीधा सीधा क्या होगा, 2 इंटू -0.6 डेल्टा T प्लस 0.4 डेल्टा T, यही आ रहा है सबका। बोले बच्चों, कोबाल्ट और आयरन का खूब पूछते हैं, तो D7 और D6 का कर लीजिए, D7 और D6 का बना लीजिए। एक बनाइए D7 का और एक बना दीजिए D6 का। फील्ड है आपकी टेट्राहेड्रल, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लीजिए, एक बार वीक फील्ड लिगेंड ले लीजिए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन भी निकालिए, बोर्ड पे ना देखिएगा, मैं अपना कर रही हूँ, आप अपना करिए।
ठीक है, आंसर लास्ट में देखिएगा। D7 कॉन्फ़िगरेशन है, पहले ओरिजिनल बना लीजिएगा, उसी से आपको पेयरिंग एनर्जी पता लगेगी। एक बना दीजिए ओरिजिनल, फिर बनाइए E और T2। D7 में दोनों सेम हो रहा है, कैसे? हाँ, D7 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, दोनों का सेम आ रहा है ना, देख पा रहे हैं बच्चों? सबका सेम आ रहा है D7 का। yes, क्योंकि आपने एक एक करके भरा, या पहले पेयरिंग करके भरा, बाद में पेयरिंग तो हो ही गई है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन तो D7 के लिए सबका वही आ गया, E4 और T2 3। CFSE भी सेम आएगी। पेयरिंग एनर्जी कितनी लगेगी? पेयरिंग एनर्जी लगेगी नहीं, पहले भी दो पेयर थे, अभी भी दो ही पेयर हैं, है ना, तो पेयरिंग एनर्जी तो लगेगी। तो CFSE दोनों केस के लिए क्या आएगी? सेम आएगी। क्या लिखेंगे CFSE? E के लिए क्या लिख रहे थे? 0.6, तो 4 इंटू -0.6 डेल्टा T और 2 इंटू 0.4 डेल्टा T, यही होगा। सॉल्व कर लेंगे, पेयरिंग एनर्जी तो लगेगी नहीं। ये हो गया -2.4 और वो कितना आ गया? 0.8 ना। माइनस क्यों होगी? हाँ, नहीं ऐसा होगा नहीं। चलो करो, करते हैं। क्या 3 आएगा? कहाँ पे? अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 हो गया, तो ये 1.2 आ गया, ये 2.4 आ गया, तो 1.2 आ जाएगा ना। D6 का निकाल लिया, सही है। कर लेंगे बच्चों D6 का भी। D6 का ओरिजिनल बना लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6, एक पेयर था पहले, और अब की बार SFL में लेना है आपको, तो T2 और E में बनाना है, बना लीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 7 भरने हैं, 6 भरने हैं, 4 तो यहीं पे हो गए, है ना। तो क्या बन गया अपना? T2 में अब आ गया 2 और E में कितना आ गया? 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये बता दो सबको ये करने आ गया कि नहीं? 1 2 3 4 5, फिर 6 यहाँ पे आ गया, है ना। T2 के 3 है और E का कितना है? अच्छा यही बात आप कह रहे थे, तो ओरिजिनल से पेयरिंग है, यहाँ पे तो पेयरिंग एनर्जी लगेगी, क्योंकि ओरिजिनल में एक पेयर था और यहाँ पे दो पेयर हो गए ना, तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी आएगी और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है,
है ना, तो यहाँ पे आप पेयरिंग एनर्जी लोगे। और यहाँ पे नो पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी के कैलकुलेशन में गलती होती है तो हमेशा ध्यान रखना है ओरिजिनल से लेना है, ओरिजिनल से अगर ज्यादा है तो ही लेंगे। आप कर लेंगे बच्चों, बोले। अब एक फैक्टर कर लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करेंगे आज की क्लास में। कोई ऐसा बच्चा, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूर आना चाहिए क्योंकि बोर्ड में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कुछ चीजें थोड़ा लेट में समझ में आती है, कुछ चीजें जल्दी समझ आती है। अपने बगल वाले को हमेशा क्या समझिए, बेवकूफ। ऐसा मत समझिए जिनको आ गया वो बड़े सुपर इंटेलिजेंट है और हमें नहीं आया तो हम बेवकूफ। ठीक है, आराम से पूछ सकते हैं आप। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। आपको लग रहा होगा थ्योरेटिकल चल रहा है, नहीं भाई, असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग लिगेंड लगा करके, अलग अलग मेटल लगा करके क्वेश्चन बनाएंगे तो बन जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन के ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर CFSE डिपेंड करता है। सेंट्रल मेटल अगर आपने लिया मान लो +2 वाला, और कोई केस लिया आपने सेंट्रल मेटल +4 वाला, ठीक है, दोनों में आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर लगा रहे हो या दोनों में वीक फील्ड लिगेंड लगा रहे हो, लिगेंड सेम ले लिया है ना, ये यहाँ पे दोनों केसेस में क्या ले लिया हमने, अगर सेम लिगेंड ले लिया तो हम क्या देखेंगे कि जहां पे सेंट्रल मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो लिगेंड को रिपेल ज्यादा करेगा। रिपेल ज्यादा करेगा या अट्रैक्ट ज्यादा करेगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो जो ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल की है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होती है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करने की वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा करता है, और स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा। तो क्या याद रखना है आपको कि सेंट्रल मेटल का अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा हो। हाँ, पहला पॉइंट ये नोट हो गया। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ लिगेंड। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ले लो या वीक ले लो। अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हो तो ये रिपल्शन ज्यादा कॉज करता है। क्या करेगा, रिपल्शन ज्यादा कॉज करेगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अपने आप हाई हो जाएगी। तो बस क्या ध्यान रखना है कि अगर अगर स्ट्रांग है, दो मान लीजिए लिगेंड दे दिया, आपको कंपेयर करना है, सेंटर मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, अगर आपको एक लिगेंड स्ट्रांग दे दिया एक वीक दे दिया तो CFSE कहाँ ज्यादा होगी, स्ट्रांग। क्लियर है बात? तो आप ऐसे कह सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ज्यादा CFSE। तीसरा पॉइंट है ज्योमेट्री ऑफ एंटाइटी। मतलब आपको देखना ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। अभी अभी एक फॉर्मूला आपको क्या बताया था, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ओ मल्टीप्लाइड बाई 4/9, यही बताया था ना, बोले बच्चों? 4/9 का क्या मतलब है, डेल्टा टी बड़ा है या डेल्टा ओ? डेल्टा ओ बड़ा है ना। तो इसका मतलब अगर आपका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लिगेंड सेम है, सेंट्रल मेटल सेम है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और ज्योमेट्री एक जगह ऑक्टाहेड्रल है, दो केसेस दे रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि CFSE किसके केस में ज्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल के केस। CFSE मोर फॉर ऑक्टा। ज्योमेट्री देख लेंगे, जिसमें ज्यादा लिगेंड है, 6 लिगेंड है, वहां पे क्या हो जाएगी आपकी, इन्होंने कैलकुलेट करके भी बताया है कि डेल्टा वैल्यू फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज नियरली 50% ऑफ डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल। 50% ही हो गया ना। 4/9 वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 4.444 आएगी ना, इस तरीके से करके, है ना। फोर पॉइंट पॉइंट में आएगी ना, 0.44, ने 4 बोला, 0.44 आएगी ना ये लगभग वैल्यू। तो इन्होंने क्या बोला कि डेल्टा टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना सकते हैं। डेल्टा टी यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जो भी चीजें आप करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला याद किया है ना, तो इस फॉर्मूला को आप लैंग्वेज में लिख करके अप्रॉक्स वर्ड लगा करके आपको स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं। तो दिमाग को क्या करना है, बंद नहीं करना है, चलाते रहना। ऑनलाइन वालों को ये बात क्लियर है बिल्कुल? नोट हो गई ऑनलाइन? ज्योमेट्री हो गया, नेचर ऑफ लिगेंड हो गया, नेचर ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, जैसे जैसे देखो एक चीज और याद रखो, मेटल आयन जो सेंट्रल मेटल है, जैसे जैसे हम 3D से जाएंगे 4D में, 4D से जाएंगे 5D, 3D से 4D में, 4D से 5D में जाएंगे, वैसे वैसे हम देखते क्या है
कि डेल्टा ओ जो होता है वो इंक्रीज करता है। डेल्टा ओ क्या होगा, इधर जाने पे इंक्रीज करेगा। स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, है ना। इसके स्पेशल केसेस आ सकते हैं, जैसे निकिल में 3D होता है, फिर यहाँ पे शायद PD आता है 4D में, और फिर यहाँ पे शायद 5D में PT आता है। चेक करिएगा इसको, 3D 4D 5D। PD 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 पढ़ी तो है, आनी चाहिए। अब CFT जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये जो थ्योरी हमने पढ़ी, इसके क्या ड्रॉबैक्स है ये देखो, क्या क्या ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक ये है कि आपने पॉइंट चार्ज माना था सबको, आपने बोला कि सेंट्रल मेटल भी एक पॉइंट चार्ज है, और आपका लिगेंड भी क्या है, पॉइंट चार्ज है ना। लिगेंड भी क्या है, पॉइंट चार्ज है। और ज्यादातर हम देखते क्या है कि जो एक तो होता है लिगेंड जो न्यूट्रल होता है, और लिगेंड दूसरा जो होता है वो किस तरीके का होता है, एनायनिक होता है। देख पा रहे हैं, लिगेंड ज्यादातर हमने कैसे देखे, या तो न्यूट्रल देखे या कैसे देखे, एनायनिक देखे, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है। तो हम बोलते हैं कि सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड लिया है आपने, उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। यही बात करते हैं हम कि डी ऑर्बिटल दो सेट में स्प्लिट होते हैं, इसी वजह से, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से। ठीक। अब जो न्यूट्रल लिगेंड है या जो एनायनिक है, एनायनिक मतलब माइनस चार्ज वाला, तो माइनस चार्ज वाले और यहाँ पे जो आपका सेंट्रल मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अगर आप न्यूट्रल लिगेंड ले रहे हो। न्यूट्रल पे कोई चार्ज है नहीं, है ना। तो न्यूट्रल को हम कैसे कंसीडर करते हैं, पॉइंट चार्ज जरा देखिए। जैसे मान लो ये कोई सेंट्रल मेटल है, Pt+2 है सपोज, है ना। इसके साथ एक बार इंटरेक्शन मान लीजिए अमोनिया का हो रहा है, और एक बार इंटरेक्शन हो रहा है मान लीजिए Cn- का। ठीक। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला हो गया, और ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो अब इसको न्यूट्रल को, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि इसको भी पॉइंट चार्ज मानो, इसको भी पॉइंट चार्ज मानो, तो इसको तो पॉइंट चार्ज मान लिया कि ये +2 है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, उनको मान लिया। जो न्यूट्रल होता है उसको हम ऐसे मानते हैं, हम बोलते हैं ये डाइपोल है। क्या है, डाइपोल। तो डाइपोल में नेगेटिव एंड होगा और पॉजिटिव एंड होगा। तो जो नेगेटिव एंड होगा और इसके जो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा। किसके बीच में रिपल्शन हो रहा है, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन और इसके नेगेटिव एंड। ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन और किसके बीच में रिपल्शन होगा, नेगेटिव चार्ज के बीच में, सीधे सीधे। तो ये नेगेटिव नेगेटिव सीधे सीधे, यहाँ पे तो हम डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं, है ना। वैसे ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो एनायनिक लिगेंड है उनके थ्रू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा आनी चाहिए।
लेकिन जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है उसमें जो एनायनिक लिगेंड है वो न्यूट्रल के बाद आ रहे हैं, एनायनिक न्यूट्रल के बाद आ रहे हैं। इसका मतलब न्यूट्रल वाले स्प्लिटिंग ज्यादा कर रहे हैं और एनायनिक वाले स्प्लिटिंग कम कर रहे हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट थ्योरी पॉइंट चार्ज मान के और ये सब एजम्पशन लेके बताई गई है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इनका कुछ रॉन्ग सा प्रूफ होता दिख रहा है। तो क्या इनका ड्रॉबैक हो गया, इनका ड्रॉबैक ये है कि एनायनिक लिगेंड से बाय एनायनिक लिगेंड splitting should be more, एनायनिक से ज्यादा होनी चाहिए in comparison to neutral ligand, but practically it is not, practically it is not, ऐसा होता नहीं है। न्यूट्रल की स्प्लिटिंग ज्यादा, न्यूट्रल वाले स्ट्रॉन्ग बताए गए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक्सेप्शन भी कह सकते हो, इस थ्योरी का ड्रॉबैक भी कह सकते हो। जब आप पॉइंट चार्ज मान के, रिपल्शन मान के स्प्लिटिंग की बात कर रहे हो तो न्यूट्रल जो स्पीसीज होगी वो आपका इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल करेगी इन कंपैरिजन टू जो माइनस स्पीसीज है, माइनस वाली तो ज्यादा टक्कर देगी उसको। वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए थी, वहां स्प्लिटिंग कम है, तो बात क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। ठीक है, दूसरा इनका ड्रॉबैक, ये नोट हो गया बच्चों ऑनलाइन, लास्ट पेज में तो समझाया था बस। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इनको पॉइंट चार्ज मान रही थी। पलक, पलक जी क्लियर हो गया, नोट हो गया। नोट कर रहे हैं क्या अभी? एक ड्रॉबैक ये वाला है, दूसरा है, दूसरा ड्रॉबैक बहुत मेजर है, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बने थे उसको प्योरली आयनिक मान लिया है। बोल रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का इंटरेक्शन है, आयनिक बॉन्ड मान लिया, जबकि ऐसा तो होता नहीं, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बॉन्ड में, है ना। सो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। सेकेंड पॉइंट है बाय CFT कॉम्प्लेक्स कंपाउंड bonding is considered प्योर आयनिक, ये बॉन्ड को मान रहे हैं प्योर आयनिक, बट इट हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना भाई, कोऑर्डिनेट को तो कोवेलेंट बोलते हो आप, और ये ऐसी थ्योरी आ गई जिसने क्या मान लिया, पूरा आयनिक ही मान लिया, तो ये गड़बड़ है मामला बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा उसका बताना है स्क्वायर प्लेनर का ना, वो बता दें फिर क्वेश्चन करा दें। स्क्वायर प्लेनर की थोड़ी सी डिटेलिंग याद रखनी है आपको, ज्यादा नहीं। हाँ मुझे भी आज जल्दी छोड़ना है, हेडेक है। हाँ हाँ
अब बोलो आप क्वेश्चंस में कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन, आउटर इनर कॉम्प्लेक्स निकालना, ये सब चीजें कर लेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर याद कर लीजिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रॉन्ग वीक दे करके। सुन पा रहे हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों? अब आपको बता देते हैं उसका स्क्वायर प्लेनर के कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बस आपको, बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्वायर प्लेनर की इसमें भी दे रखी है, लिख लीजिए CFSE इन CFSE तो नहीं निकालनी है स्क्वायर प्लेनर में। स्क्वायर प्लेनर में बस देखना है कि किसकी ज्यादा बढ़ेगी एनर्जी, किसकी कम बढ़ेगी। बस आप डाल दो स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड, DSP2 जिसमें बनेगा। नहीं, ड्रॉबैक हो गया। आपका मेंस लेवल पे ऑक्टाहेड्रल आता है, टेट्राहेड्रल आता है ना। एडवांस लेवल पे कभी कभी एक दो चीजें इसकी पूछेंगे, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड। भाई जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो तरीके के देखा था हमने ना, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखा था, एक टेट्राहेड्रल देखा था। तो स्क्वायर प्लेनर में बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, क्या सीक्वेंस है। इस स्क्वायर प्लेनर में जो स्प्लिटिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है, देखो सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी dx² माइनस y², उसके बाद आएगा आपका dxy, रीजन बताती हूँ अभी क्यों। फिर उसके नीचे एनर्जी आएगी dz² की, और फिर उसके बाद आती है 2 की एनर्जी, यहाँ पे एक एक ही है, यहाँ पे 2 की एनर्जी आएगी dyz और dzx, इन दोनों की एनर्जी बराबर। ये पॉइंट सबको याद है, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्प्लिटिंग के बाद। ठीक है, ये पैटर्न आया क्यों, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, दिमाग में हल्का सा बैठा लेते हैं। देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक ही प्लेन में स्क्वायरिक पोजीशन पे बीच में सेंट्रल मेटल और 4 लिगेंड लग जाएंगे। ठीक है, एक स्क्वायर बुक ले लीजिए आप, उसके बीच में बिल्कुल सेंटर मेटल रख दीजिए और कॉर्नर्स पे क्या रख दीजिए, लिगेंड रख दीजिए। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वही होता है। यहाँ पे हो गई सेंट्रल मेटल, एक बना लो स्क्वायर, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड, इस तरीके से। ठीक, अब देखो ध्यान से, लिगेंड आ रहा है इस तरीके से, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस दूसरा है वाई एक्सिस, एक्स वाई में आ रहा है लिगेंड। कैसे आ रहा है, एक्स और वाई में, मान लो एक को मान लो एक्स और दूसरे को मान लो वाई। देख पा रहे हैं सब लोग ऑनलाइन? स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड आ रहा है एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड। ठीक है, x² माइनस y² वाला जो ऑर्बिटल है वो आपका x, उसके लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग ही होते हैं, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इसको मिलेगा। ठीक, दूसरे नंबर पे dxy आया, dxy क्यों आया,
क्योंकि जो एक्स वाई प्लेन बनेगा उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये 45 डिग्री पे होगा, मतलब थोड़ा सा पास में ही हो, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा स्प्लिटिंग हुई, इससे थोड़ी सी कम। फिर डी जेड स्क्वायर आ गया, डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस पे है, ठीक है। अब आप बोलोगे जो चीज जेड एक्सिस पे है उसको एक्स वाई प्लेन से क्या मतलब पड़ रहा है, वो तो परपेंडिकुलर हो गई, है ना। लेकिन अगर हम डी जेड स्क्वायर की बात करें तो डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें यहाँ पे एक रिंग दिखाई जाती है इलेक्ट्रॉन की। ये किसका स्ट्रक्चर है, डी जेड स्क्वायर। ये होता है जेड एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग होता है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो आप बोलोगे इसको थर्ड नंबर पे क्यों रख दिया, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन की रिंग होती है ना, ये एक्स वाई प्लेन में होती है। ये रिंग किस में होती है, एक्स वाई प्लेन में। तो थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट भी एक्स वाई में आ गया, ये वाला तो नहीं आया, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आ गए। तो सबसे ज्यादा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे, फिर डी एक्स वाई पे, क्योंकि ये एक्स वाई के 45 पे, फिर ये वाला जो थोड़ी सी रिंग का पोर्शन एक्स वाई पे आएगा। फिर कौन से आ जाएंगे, वाई जेड और जेड एक्स की एनर्जी सबसे कम बढ़ती है और इनकी एनर्जी का इंक्रीमेंट जो है बिल्कुल बराबर है, ठीक। तो ये 4 पॉइंट याद रख लेंगे आप, स्क्वायर प्लेनर में यही याद रखना। हाँ, सीएफएससी खत्म हो गया, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सीएफएससी के। हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन सिलेबस में नहीं। अब आएंगे तो है ही सही, करेंगे। हाँ, तो बहुत सारी चीजें गलत है पर पढ़ते तो वही, ऐसे थोड़ी छोड़ थोड़ी देंगे। चलो सवाल कर लो थोड़े से। ऑनलाइन बच्चों को क्या हो गया, आज आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है। ऑनलाइन चूर चूर कर देता है और क्या कर देता। हाँ, क्या, मैंने सुना नहीं। चलो एक सवाल देती हूँ, करो फिर बात करते हैं। डेल्टा ओ बताना है ना। क्या बताना है, हाईएस्ट किसका होगा। 5 दिए हुए कॉम्प्लेक्सेस। पहला है टी आई, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है H2O होल 6। H2O को लिखा है OH2, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसे लिख दे तो। मैंने H2O लिख दिया पर लिखा है क्वेश्चन में OH2 होल 6 प्लस 3। दूसरा है क्रोमियम OH2 होल 6 प्लस 3। तीसरा है MnOH2 होल 6 प्लस 3। चौथा है FeOH होल 6 OH2 होल 6 प्लस। H2O का न्यूट्रल होता है H2O, तो आपको पता है सारे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है, Ti प्लस 3, Cr प्लस 3, Mn प्लस 3, आयरन प्लस 3, सबका प्लस 3 आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कोई फर्क नहीं है। पहले कॉन्फ़िगरेशन पता करिए, उसके बाद ही तो आप सीएफएससी निकाल सकते हैं। लिगेंड सब में सेम है H2O, तो जो चीज कॉमन फैक्टर होती है उससे कभी कंपेयर नहीं कर सकते। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है 22,
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3D1 आएगा ना। टाइटेनियम का होता है 3D2 4s2, तो टाइटेनियम +3 का क्या आ जाएगा, डी क्या एक उड़ेगा और इसका CFSE निकालना है भैया, निकालो, मुझे मत देखो। निकाल लिया, कैलकुलेट करना है, लिखा क्या पड़ा है। क्रोमियम +3 का क्या बनेगा, क्रोमियम का होता है 3D5 4s1, तो 3D3 बन जाएगा ना। और Mn+3 का होता है 3D5 4s2, तो क्या बन जाएगा 3D4। और Fe+3 का क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है वाटर, (3D5). चलो, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है और निकालना है। T2G और EG में लिखना है आपको। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सही बना लिया तो CFSE भी निकल जाएगा। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्या लिखा है पहले का। ऑनलाइन में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आए बच्चे। अंशराज, भूवी, हाँ तो करिए फिर। पहले का क्या बन रहा है, T2G1 बन रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भर देते हैं। इसमें क्या बन रहा है, T2G3, फिर डी आंसर आ रहा है, Pg2। हाँ, अब निकालो CFSE। हाईएस्ट बताना है, हाईएस्ट। हाँ बोलो बोलो। निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे देखो, आपका डी आ रहा है। चलो निकालते हैं। T2G क्या लिखे यहाँ पे, बोलो जल्दी से। CFSE पेयरिंग वेयरिंग की तो कोई चक्कर है नहीं, क्या लिखे, -0.6, है ना, यही है, यहाँ पे तो यही आया डेल्टा। दूसरे वाले में क्या आएगा, ×3, और EG तो है नहीं, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 होगा। अभी तो तुमने बोला 0.6 होगा, तुमसे ही तो पूछा। और क्या, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होगा, माइनस में, गलत करवा रहे हो उनसे।
ये 0.4 आ गया माइनस का, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, अब तीसरे वाले में क्या होगा, इंटू 3 प्लस और इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये लास्ट वाले में तो 0 आ रहा है, देख पा रहे हैं सब लोग। 1.2 माइनस में आ गया और 1.2 आ गया, है ना। तो लास्ट ऑप्शन में तो CFSE क्या आ गई, 0। पेयरिंग वगैरह नहीं देखी आपने, पेयरिंग हो नहीं रही है कहीं पे। D1 D3 और D4 में वीक फील्ड लिगेंड है सारे। H2O कैसा है, वीक फील्ड है। तो अब देख लो वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है, 0 है, ये कितनी आ रही है 1.2 माइनस का, ये तो 0 है, ये आ गई आपकी 1.2 माइनस और ये 0.6, तो ये कितनी आ जाएगी, ठीक है। और ऊपर कितनी आएगी, और ये कितनी आ गई, यही है, सेम टू सेम, है ना। तो किसकी वैल्यू ज्यादा दिख रही है आपको, नेगेटिव का मतलब है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन का मतलब। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, नेगेटिव का मतलब है इतनी एनर्जी आपकी निकल रही है, ये। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी वाला आंसर होगा ना। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाँ, वो मतलब एब्जॉर्ब होता, वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती। आंसर चेक कर लें, आंसर क्या है आपको, आंसर है आपका बी, आंसर है आपका बी। अब कर लेंगे ऐसे सवाल, आपके पास PYQ की बुक होगी, उससे जरा करके देखिएगा क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं, CFSE के, है ना। और अब आपको कोई अगर कॉम्प्लेक्स दिया जाता है और आपको निकालना है म्यू, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप किससे निकालेंगे, ये CFSE लगा करके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कहाँ पे पेयरिंग हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है, वो सब देख करके फिर उसके बाद आपने क्या करना है, तब जा करके म्यू निकालना है। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू जो म्यू निकलते हैं वो कुछ कुछ के अलग गलत निकलते हैं, है ना। क्या, चलिए आपकी क्लास आज की होती है ऑफ।